हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट के ऊपर डिटेल में एक लेक्चर आपको दिया था, जिसमें हमने बिगनिंग से लास्ट तक एक कंप्लीट कवरेज दे दी थी उसी सिंगल लेक्चर में। लेकिन हमने उसमें ये कहा था कि हम इसका एक इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें हर फैक्ट एंड फिगर, हर तरह के नेम, हर तरह की एक्टिविटीज़ हम ट्रेस करेंगे, और वही डिमार्केशन आज हम करने जा रहे हैं। इसे आप इन डेप्थ एनालिसिस भी समझ सकते हैं नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट का। इसमें आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स रह गए होंगे पिछली बार के, वो पूरी तरह से इसमें क्लियर हो जाएंगे। वो ज़रूरी था एक लार्जर कंसेप्ट के लिए, ये ज़रूरी है उस कंसेप्ट के अंदर सारी डिटेल्स इंसर्ट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत किस पृष्ठभूमि पर हुई, बैकग्राउंड कंडीशंस क्या एग्जिस्ट कर रही थी। मैंने तब भी ये सारी बैकग्राउंड कंडीशंस आपको समझा दी थी। उसका क्विक ओवरव्यू लेते हैं और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बैकग्राउंड कंडीशन ये थी कि पॉलिटिकल सेटबैक था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप सब जानते हैं कि 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। दो ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व थे। अगर पहले ग्रुप की बात करूं तो इसमें ब्रिटेन आता था, फ्रांस आता था, इसमें बाद में इटली भी एंटर हुआ, यूएसए भी एंटर हुआ और जापान भी था। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, बाद में एंट्री हुई इटली और यूएसए की। दूसरे ग्रुप की बात करें तो इसमें उस ग्रुप में रशिया भी था, उसमें रशिया भी था। दूसरे ग्रुप की बात करें तो इसमें जर्मनी आता था, ऑस्ट्रिया हंगरी आता था एंड तुर्की आता था। अब इस वर्ल्ड वार वन के दौरान हुआ ये है कि पॉलिटिकल सेटबैक इसको इस कंडीशन में कहा गया है कि इंडियंस से ये एक्सपेक्टेड था अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय में कि इंडियंस ब्रिटिशर्स की मदद करें इस वॉर प्रैक्टिसेस में, और ऐसा हुआ भी। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा भारतीयों से वादा किया गया, और भारतीयों में स्पेसिफिकली मुस्लिम्स से भी ये वादा किया गया। मुस्लिम से ये वादा किया गया था कि भाई तुर्की के जो भी सॉवरेन राइट्स बनते हैं उनको कहीं भी स्नैच नहीं किया जाएगा। जो भी तुर्की का मुस्लिम इलाका जो तुर्किश के पास है वो उनसे नहीं लिया जाएगा, और जो रेशियली प्रिडोमिनेटली तुर्किश एरिया, दैट इज़ अ थ्रास का इलाका, वो भी तुर्की से नहीं लिया जाएगा। लेकिन युद्ध खत्म हो जाने के बाद अपने उन वादों की वादा खिलाफ़ी की, और भारतीयों के साथ बहुत सारे वादे यहाँ पर किए गए थे इंटरनेशनल लेवल पर। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा भी, ब्रिटेन के द्वारा भी ये एक मैसेज कन्वे किया गया था कि वर्ल्ड वार वन के बाद एक सेल्फ गवर्नमेंट, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर कि डेमोक्रेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद ऐसा डेमोक्रेसी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ कुछ नज़र आया नहीं। इसके विपरीत जो नज़र आया वो कुछ और था। जो नज़र आया वो ये था कि आपने इस दौरान 1915 में जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था, उसी के प्रोविज़न को फर्दर और एक्सटेंड करना चाहा और आउटराइट रिप्रेशन का मोड एक्टिवेट किया, जिसका आधार बना उस समय में रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट। तो रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से आपने जो वॉर टाइम क्राइसिस रहता है, बिना वारंट के, बिना ट्रायल के आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, और कहीं पर भी उनकी अपील की राइट्स नहीं रहते हैं। इस तरह के प्रोविजंस आप यहाँ पर लेकर के आना चाहते थे। पत्रकारों को आपने दबाने का यहाँ पर प्रयास किया। ये जो एक्टिविटीज़ आपने की, इनसे ये क्लियर कट ऑब्जर्व होने लग गया था कि वर्ल्ड वार वन के दौरान जो वायदे किए थे वो वायदे अब निभाए नहीं जा रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, 20 अगस्त 1917 को ही मॉन्टेग के द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि अब भारत में रिफॉर्म आएंगे। उस समय भारतीय खुश थे। उसके बाद 1918 में एक कमेटी भी बनाई गई। कमेटी के द्वारा अपने रिफॉर्म्स की स्कीम दे दी गई। वो स्कीम के अंदर राज्यों में यानी कि प्रोविंसेस में जिस तरह से सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ये दोनों ही बहुत केओटिक थे। इन दोनों में कोई मेल नहीं बनता था आपस में। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव के अंदर इंडियंस को कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं दी गई, सिर्फ 3 पोजीशंस दी गई, वो भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ नहीं दिए गए। इसके अलावा गवर्नर जनरल की शक्तियाँ पिछली बार से ज़्यादा बढ़ा दी गई, इस बार और आगे कर दी गई। प्रोविंसेस के अंदर भी गवर्नर को बहुत मजबूत कर दिया गया, उसकी शक्तियाँ भी पहली बार से ज़्यादा कर दी गई। इस तरह से वो जो गवर्नमेंट की तरफ जाने का, सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने का एक कंसेप्ट था, वो यहाँ पर नज़र नहीं आया। ऐसे में कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स के द्वारा भी इसे एक बेट्रेल के तौर पर देखा जा रहा था। रेवोल्यूशनरीज़ और रेडिकलिस्ट यानी कि एक्सट्रीमिस्ट तो इसके हक में बिल्कुल भी नहीं थे। तो एक ऐसा लगा कि धोखा किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जो वायदे किए गए थे उसकी वायदा खिलाफ़ी यहाँ पर की। तो एक पॉलिटिकल सेटबैक बहुत स्ट्रॉन्ग मिला भारत को वर्ल्ड वार के बाद। जो रिवार्ड मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसकी खिलाफत हुई, उसके अगेंस्ट जाकर के ब्रिटिशर्स ने एक्ट किया। ये बात क्लियर है। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर द वॉर के दौरान बहुत सी चीज़ें हुई। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो गई, सामान आना कम हो गया भारत में।
वो सामान जब आना कम हुआ भारत में तो उसका सीधा फ़ायदा हमारे उद्योगपतियों को हुआ, उनकी प्रोडक्शन बढ़ने लगी और उस प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से उनकी कमाइयाँ भी बढ़ने लगी। दूसरी चीज़, अंग्रेज़ों को बहुत सारा पैसा चाहिए था वॉर फंड में डालने के लिए, उसके लिए उन्होंने इंपोर्ट होने वाली चीज़ों के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, जिसका फ़ायदा सीधे भारतीय उद्योग धंधों को मिला क्योंकि उन्हें एक प्रोटेक्शन मिली। अब दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ब्रिटिश कंपनियों के सामान की आपूर्ति अब भारतीय कंपनियां कर रही हैं, दूसरी बड़ी बात कि आप उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी दे करके समर्थन भी दे रहे हैं। इसके तहत हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को समर्थन मिल रहा था और वो फ्लरिश भी कर रहे थे, लेकिन वॉर ख़त्म होने के बाद ट्रेंड वापस से वही रिस्टोर हो गया। ब्रिटिश गुड्स और फॉरेन गुड्स ने फ्लड कर दिया इंडियन मार्केट को, वापस से वो आ गई। जो इंपोर्ट ड्यूटी प्रोटेक्शन दिया जा रहा था वो इंपोर्ट ड्यूटी प्रोटेक्शन वापस ले लिया गया। जो इंपोर्ट ड्यूटी भारत के प्रोडक्ट्स पे वहाँ ब्रिटेन में लगाई जा रही थी वो वापस से लगा दी गई। इसका सीधा सीधा उद्योग जगत में ये हुआ कि उद्योग जगत फिर से नीचे की तरफ जाने लगा और उनकी ये मांग थी कि हमें वापस से एक ऐसी अपनी राष्ट्रीय सरकार चाहिए जो भारतीय उद्योग धंधों के हितों का ख्याल रखे, या फिर अंग्रेजी शासन के ऊपर एक राष्ट्रव्यापी मूवमेंट बना करके इतना का दबाव क्रिएट किया जा सके कि वो अंग्रेजी सरकार हमारे हितों में काम करे। इस तरह का एक प्रोसेस यहाँ पर रहा। आम जनमानस इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। शहरों में रहने वाले इलाकों में जितने भी आर्टिजन थे, वर्कर थे, वर्ल्ड वार 1 के समय में जब सप्लाई कंस्ट्रेंट आया उसकी वजह से महंगाई बहुत सर्च कर गई। क्यों? एक तो सप्लाई कंस्ट्रेंट इंडिया में है, दूसरा डिमांड बहुत हाई है वर्ल्ड वार एरियाज़ में। इसकी वजह से महंगाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई है। महंगाई बढ़ जाने की वजह से वो आर्टिजन और वो वर्कर यहाँ पर सफ़र हो रहा था, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र हो रहा था, ऊपर से महंगाई बढ़ रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट मार यहाँ पर पड़ी है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के ऊपर। किसान के ऊपर सरकार के जो फंड लग रहे थे युद्ध के क्षेत्र में, जो अधिक खर्चा उनको करना पड़ रहा था, इसका बोझ लाद दिया गया, यानी कि किसान के ऊपर खर्चा डाला गया, रेंट बढ़ाया गया, रेवेन्यू बढ़ाया गया, ऊपर से महंगाई बढ़ा दी गई। एक तरफ रेंट रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है, इसका सीधा सीधा नुकसान किसान को झेलना पड़ा। किसान इसके खिलाफ था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बार ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट अंग्रेजों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों का असर लगभग ज़्यादातर शहरों में होता था, लेकिन इस बार वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड जो एक्टिविटीज़ हुई हैं इन्होंने सीधे तौर पर गाँव को प्रभावित किया और गाँव को भी भेद के रख दिया। गाँव के लोग ज़्यादा इस समय डिसएंचेंटेड थे और वो तेज़ी से एक ऐसी पार्टी का समर्थन करना चाहते थे जो पार्टी देश भर में उन नीतियों को लेकर के आए जो नीतियाँ उनके हितों में बन सकती हैं, जो रेवेन्यू रेंट को घटा सकती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किसान है, वर्कर है, आर्टिजन है, स्टूडेंट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सारा का सारा वर्ग इस समय एक स्वर में एक साथ खड़ा था कि हमें किसी मूवमेंट का सार समर्थन दिए। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसने एक ग्राउंड ऐसा बना दिया कि एक मास कैंपेन होने के लिए अब आमादा खड़ा था कि कोई लीडर ऐसा आए जो हमारे कैंपेन को लीड करे, हमें एक मास स्ट्रगल का फॉर्म दे, और वही काम यहाँ पर गांधी करेंगे, वो अपनी लीडरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा खिलाफत एंड द डिसकॉन्टेंट ऑफ द डिसकॉन्टेंटेड मुस्लिम, ये मैं अभी डिटेल में कराने वाला हूँ कि क्या तुर्की में किया गया और किस तरह के काम हुए, ये पॉइंट अभी हम समझेंगे। डिसइल्यूजनमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये था कि जब आप सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी के तहत रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें आप रेवोल्यूशनरी टेररिस्टों को ट्रायल किए बिना ही सज़ा दे देना चाहते थे, इसके खिलाफ आपने ये रिपोर्ट सिडनी रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट मार्च 1919 में लागू करा दी, जबकि उस समय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जितने मेंबर थे, इन टोटल सारे भारतीय मेंबर, चाहे वो किसी भी धर्म दल के हों, सभी ने इसकी खिलाफत की। इसके बावजूद भी आपने सिडनी रॉलेट कमीशन के द्वारा पास की गई रॉलेट कमीशन रिपोर्ट लागू कर दी। इसके खिलाफ मार्च 1919 में जब ये रिपोर्ट लागू हुई है, भारत भर में गांधी ने उस समय में एक सत्याग्रह का काम चलाया जिसे हम रॉलेट सत्याग्रह के तौर पर जानते हैं। इन सभी टॉपिक्स पे हमारे डिटेल में लेक्चर आ चुके हैं। ऐसे में मार्च अप्रैल के दौरान चलाए गए इस कैंपेन में ही सबसे इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है, दैट इज़ अ जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग मैसेकर। 13 अप्रैल को आप जलियांवाला बाग मैसेकर करते हैं, यानी कि बैसाखी का दिन है। अमृतसर आर्मी ब्रांच के कमांडर इन चीफ यानी कि जनरल डायर के द्वारा वो घटना की जाती है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर अनआर्म्ड पीपल, जो कि जिनके पास कोई हथियार नहीं है, पूरी तरह से वो अशक्त हैं, कोई शक्ति कोई चीज़ उनके पास नहीं, आपने उनके ऊपर आक्रमण किया, उन्हें मार दिया। इसकी जाँच बैठाने के लिए आपने एक कमीशन बनाया गया, दैट इज़ विलियम हंटर कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र अभी मैं करूंगा। वो हंटर कमीशन की रिपोर्ट अभी आएगी, उसका प्रोसेस भी हम समझेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब ये सब हो रहा था, जनरल डायर के अगेंस्ट जब भारत में आवाज़ें उठ रही थी और ब्रिटेन में भी इनके खिलाफ उठ रही थी, तब उस समय में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के हक में वोटिंग करके रेजोल्यूशन पास किया गया कि जनरल डायर गलत नहीं है। लगभग ब्रिटेन में आम जनमानस ने वहाँ के एक अखबार और उस अखबार के द्वारा चलाई जा रही एक कैंपेन की सपोर्ट करने के लिए 30,000 पाउंड का डोनेशन दिया, पैसा जुटा करके दिया कि वो अखबार जो है इनके मॉर्निंग पोस्ट
दैट वाज मॉर्निंग पोस्ट, कि वो जनरल डायर के हक में कैंपेन चला रहा था। मतलब लोगों ने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई। बहुत बड़ा भ्रम टूट गया मॉडरेट्स का। ये मॉडरेट्स अब तक ये मानते थे कि ब्रिटिश जनता बेनेवलेंट है, ये मानते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बेनेवलेंट है, और इस तरह के बेनेवलेंट रूल के सामने अगर हम जाएंगे और अपने भारत की सच्ची परिस्थितियों के बारे में बताएंगे तो इंडिया में जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, ये बेनेवलेंट जनता और ये बेनेवलेंट पार्लियामेंट उस अल्टीमेट करप्ट ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट कदम उठाएगी, और जो अन ब्रिटिश तत्व है इस अच्छे ब्रिटिश रूल में उसे करेक्ट करेगी, और अच्छा ब्रिटिश रूल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यह भ्रम पूरी तरह से टूट गया इस समय में, क्योंकि वह हाउस ऑफ लॉर्ड जो जनरल डायर का समर्थन कर रहा है, और वो जनता जो मॉर्निंग पोस्ट के लिए 30,000 पाउंड रुपया इकट्ठा करके 30,000 पाउंड इकट्ठा करके दे रही है एज अ चंदा, वो कभी भी भारतीय कॉज को नहीं समर्थन करेंगे। जो जलियांवाला बाग मसैकर जैसी चीज़ के विरोध में खड़े हैं, जनरल डायर का समर्थन कर रहे हैं, तो वो हमारी लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल मांगों के हक में कहाँ पर खड़े होंगे। इसकी वजह से मॉडरेट्स भी अब एक लेवल पर ये मानने लगे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के तहत रह करके अब हमें वो मांगे नहीं मिलेंगी जो मांगे इस समय की मांग है, जो हमें चाहिए, एंड दैट इज अ सेल्फ डिटर्मिनेशन, दैट इज अ स्वराज, और स्वराज का मतलब यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट है। तो कुछ इस तरह की पृष्ठभूमियाँ उस समय में बनी जिसने डिसइल्यूजन किया। इसमें सबसे बड़ी पृष्ठभूमि जो बनती है वो पृष्ठभूमि खिलाफत है। चलिए हम खिलाफत मूवमेंट को थोड़े समझने की काम करते हैं। देखिए, एक बात आप मान के चलिएगा कि विश्व भर में मुस्लिम चाहे जहाँ पर भी रहें, उनमें एक उम्मा का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। उम्मा कहीं पर भी होगा, जहाँ पर भी मुस्लिम है वहाँ पर उम्मा एग्जिस्ट करेगा। पूरे उम्मा में सारे मुस्लिम एक आ जाते हैं। अब ऐसे तहत उनके जितने भी सैक्रेड प्लेसेस हैं, उन सैक्रेड प्लेसेस का एक रिलीजियस लीडर है, एक रिलीजियस कस्टडियन है, अथॉरिटी है, जिसे आप खलीफा कहते हैं। उस समय में ये खलीफा की पोजीशन ऑटोमन तुर्किश शासक सुल्तान, जो वहाँ का तुर्क सुल्तान था, उसके पास हुआ करती थी। ऐसे में पहले 1911 से 13 तक तुर्क और इटालियन वॉर के तहत काम चला। उसके बाद बल्कान वार्स चली। उसके बाद फिर जब वर्ल्ड वॉर के तहत तुर्की को वहाँ पर इन्वॉल्व किया गया और तुर्की के खिलाफ कैंपेन किए गए, तभी से बहुत सारे मुस्लिमों के अंदर एक डिस्कॉन्टेंट था अंग्रेज़ों को लेकर के कि ये एक तरह की हरासमेंट और ह्यूमिलिएशन इन्फ्लिक्ट की जाएगी हमारे खलीफा के ऊपर, जो कि हमारे रिस्पेक्ट के खिलाफ है, क्योंकि वो हमारे रिलीजियस लीडर के तौर पर जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, चाहे पॉलिटिकल लीडर हमारे कोई भी हों, चाहे हम किसी भी टेरिटरी में रह रहे हों। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है। देखिए, अब होता क्या है, 1917 से ही वर्ल्ड वार के नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। तुर्की और बाकी मुल्कों की परास्त होने लग जाता है। ट्रीटी ऑफ बालफोर्ड उस समय में साइन की जाती है, जिसके तहत तुर्की का इलाका आपस में बांटने जाना चाहता। इसके बाद एक ट्रीटी ऑफ सर्वर्स भी साइन की जाएगी, वो भी मैं अभी आपको पढ़ करके बताऊंगा। आई बात समझ में? अब हुआ क्या है, इस समय में मुस्लिम लीग एक पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग के अंदर वो जो मॉडरेट फैक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, वो मॉडरेट फैक्शन कहीं ना कहीं अभी भी ये मान रहा था कि हमें प्रेयर करनी चाहिए, पिटीशन करनी चाहिए अंग्रेज़ों से अपनी मांग रखने के लिए। लेकिन उसी मुस्लिम लीग के अंदर यंगस्टर्स रेडिकल्स का जन्म हो रहा था, जो ये मानते थे कि हमें राष्ट्रवाद की धारा के साथ जुड़ना चाहिए, हमें कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना चाहिए, और हमें आज़ादी लेनी है अंग्रेज़ों से, और वो आज़ादी ऐसी जो मुस्लिम समाज के हित में हो, और उस दिशा में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे में ओल्ड ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ द मुस्लिम्स, यानी कि जो ओल्ड डिवाइन पर्सनैलिटी हैं, ओल्ड थियोलॉजियंस हैं, वो भी यही चाहते थे कि अंग्रेज़ हमारे कल्चर को नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इस पाश्चात्य सभ्यता से अगर मुस्लिम समाज को बचाना है, इस्लाम धर्म को बचाना है, तो पहले हमें इन इंपीरियलिस्टों की खिलाफत करनी होगी। ऐसे में मुस्लिम लीग में एक नई जान आई, नए नेता मिले उन्हें, हाकिम अजमल खान जैसे नेता मिले, जैसे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हसरत मोहानी, ये बहुत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे इंपॉर्टेंट नेता हैं जिन्होंने आकर के पूरी नुहार बदल दी मुस्लिम लीग की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में अब जब ये सारी घटना हुई, और उस घटना के तहत जब खलीफा के साथ हुई वो वर्बल अग्रीमेंट, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज ने कमिटमेंट दिया था कि आपसे कोई इलाके नहीं छीने जाएंगे, आपको ह्यूमिलिएट नहीं किया जाएगा, जब वर्ल्ड वार 1 1918 के एंड में ख़त्म होने पर वो सारी ह्यूमिलिएशन और सारी एट्रोसिटीज़ इन्फ्लिक्ट होनी शुरू हुई। ऐसे में भारतीय मुस्लिम के द्वारा भारत में 1919 की शुरुआत में खिलाफत पार्टी बनाई गई। ये खिलाफत पार्टी बनाने का काम बॉम्बे के मर्चेंट्स ने किया। बम्बई के जो मेन व्यापारी थे, उन्होंने ये खिलाफत पार्टी बनाने का काम किया। इन्हीं को मॉडरेट्स भी कहा जाएगा। इनका एजेंडा यहाँ पर ये था कि ये खिलाफत पार्टी बना करके हम ब्रिटेन में अपने डेपुटेशंस भेजेंगे, फ्रांस में डेपुटेशंस भेजेंगे, अपने प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे। अगला काम हम ये करेंगे, यहाँ पर पिटीशंस करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, हम यहाँ पर प्लीज़ लगाएंगे, मेमोरेंडम्स देंगे, हम कैंपेन्स करेंगे, अखबारों में छापेंगे। यहाँ तक ये सीमित थे। लेकिन इसी के अंदर रेडिकल्स ग्रुप भी थे। वही रेडिकल्स ग्रुप का नाम है यहाँ पर, जैसे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जैसे हाकिम अजमल खान, जैसे हसरत मोहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, और इनका मानना था कि इस तरह से किसी हाल भी कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर सारे कैंपेन स्टार्ट होंगे।
हुआ ये कि शुरुआत के समय में यह माना गया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग हिंदू मुस्लिम सॉलिडेरिटी शो करनी होगी, हिंदू मुस्लिम को एक साथ आना होगा। ये रेडिकलिस्ट विंग जो है ऐसा मान रहा था एज़ कम्पेयर टू द बॉम्बे मर्चेंट विंग। बॉम्बे का जो व्यापारी वर्ग था इसी खिलाफत पार्टी का, वो ये नहीं मान रहा था, लेकिन रेडिकलिस्ट विंग ये मान रहा था कि हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक नमूना दिखाना पड़ेगा, उस प्रोसेस के तहत हम आगे चलेंगे, और ऐसा हुआ भी। अब मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन की ये सारी गतिविधियाँ कैसे आगे बढ़ेंगी। जब 1919 में फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत पार्टी हो चुका था, उसी के बाद मार्च अप्रैल से ही हजरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली, इनके तहत अलग अलग लेवल पर रेडिकलिस्ट अपने प्लेटफॉर्म से ये मैसेज दे रहे थे कि हम इनके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आउटराइट कैंपेन छेड़ेंगे पूरे भारत भर में, और इन पर प्रेशर क्रिएट करेंगे कि ये तुर्की के खलीफा के ऊपर किए जा रहे दुर्व्यवहार को यहाँ पर समाप्त करें और भारत से ये उखड़ें, यानी कि यहाँ भारत को ये स्वराज प्राप्त करें, यहाँ से प्रदान कर दें, यहाँ से ये चले जाएं। ऐसे में 1919 नवंबर में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस रखी गई। 1919 नवंबर में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। ये 1919 नवंबर की ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने पहली बार भारत में ये आह्वान दिया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जाएगी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस नवंबर 1919 ने ये पहली बार कहा है कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जाएगी अंग्रेज़ों के खिलाफ। आगे बात समझ में। और फरवरी 1920 में गांधी जी ने इनको सुझाव दिया कि आपको एक नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करनी चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उनके एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसी के अगेंस्ट, जो भी वो रॉन्ग्स कमिट कर रहे हैं उसके खिलाफ आपको ये करना चाहिए। तो गांधी जी का समर्थन मिल गया और जम करके इन्होंने गांधी जी का समर्थन लिया भी। जो मुस्लिम समाज था इन्होंने गांधी जी का समर्थन दिया। गांधी जी को औरतों के बीच जाकर के सरेआम भाषण देने की अनुमति दी, जबकि बाकी सभी जो हैं ब्लाइंड फोल्डेड रहते थे, लेकिन गांधी जी औरतों के बीच बिना ब्लाइंड फोल्डेड रह सकते थे। ये इस बात का प्रमाण था कि कैसे मुस्लिम समाज ने गांधी को नेता बना करके आगे किया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी कितने चरम सीमा तक पहुंचाने के प्रयास किए गए, जिसमें हर ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस, हर टैबू को खत्म किया गया और सभी खुल करके एक साथ आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे में यही प्रोसेस आगे बढ़ता है। फरवरी 1920 में जब गांधी ने ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के बाद खिलाफत पार्टी को ये सुझाव दिया कि हाँ आपको एक नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना चाहिए, उसके बीच ये भी डिसाइड किया गया कि हमें एक जॉइंट ग्रुप बना करके वाइस रॉय से मिलना चाहिए, हमें प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज से मिलना चाहिए, हमें सबसे जाकर के मिलना चाहिए। मार्च 1920 के अराउंड जॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स वाइस रॉय से जाकर के मिला, लेकिन वाइस रॉय ने उस समय में साफ तौर पर यह जवाब दे दिया कि किसी भी तरह से तुर्की के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर के आप कोई रिवर्स ट्रेंड हमसे मत एक्सपेक्ट करिएगा। जब ये जवाब आया तो उसके बाद वही प्रतिनिधिमंडल आगे प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज से मिलने के लिए ब्रिटेन गया, लेकिन लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा भी कोई उनको अश्योरेंस नहीं दी गई। उल्टा ये कहा गया कि जो हारे हुए क्रिश्चियन स्टेट्स के साथ व्यवहार किया गया वही हारे हुए मुस्लिम स्टेट्स के साथ व्यवहार होगा। इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, इसको जरा इमोशनली मत लीजिए। इट इज़ अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट। जो हारे हुए क्रिश्चियन राज्य के साथ हुआ, हारे हुए आदमी के साथ जो व्यवहार होता है वही व्यवहार हो रहा है, बट टेंशन वाली कोई बात नहीं। यह प्रोसेस अभी हो ही रहा था, ऐसे में माहौल और बॉइलिंग पे आ गया, क्योंकि 14 मई 1920 को ट्रीटी ऑफ स्वेरेस साइन कर दी गई और इसके तहत अंग्रेज़ों की जो भी मंशाएं चल रही थी और खिलाफत पार्टी को जो डर लग रहे थे वो कानूनी तौर पर एक डॉक्यूमेंट में बन करके आ गए, जिसके तहत तुर्की को छिन्न भिन्न करके रख दिया गया, उसके सारे इलाके छीन लिए गए, सारे राइट्स उसके छीन लिए गए। ये सारी चीज़ें ट्रीटी ऑफ स्वेरेस के तहत हुई। ये मई 14 1920 को हुआ और उसी मई में एक और झटका लगा। मई 28 1920 को विलियम हंटर कमीशन की रिपोर्ट आ गई और वो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आप सबको पता ही है, जिसमें जनरल डायर के बारे में ये तो कहा गया कि हाँ जो एक्टिविटीज़ हुई ये दुर्भाग्य थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। जनरल डायर को कोई सज़ा नहीं, उनकी कोई पोस्ट नहीं ली गई, उनको कहीं कुछ नहीं करने की बात की गई। तो इस तरह से एक रिपोर्ट वहाँ पर पेश कर दी गई। ये मई महीना बॉइलिंग पॉइंट बना, माहौल बहुत गड़बड़ा गया था। उसके बाद जून 1920 इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई और उस खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट कर लिया गया फाइनली नॉन कॉपरेशन। आई बात समझ में? कहानी 1919 से शुरू हुई, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत पार्टी। मार्च अप्रैल मई तक हसरत मोहानी, हाकिम अजमल खान देते रहे कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है। बॉम्बे मर्चेंट ग्रुप, जिन्हें मॉडरेट कहते हैं, उनके खिलाफ रेडिकल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहे। नंबर 1919 आते आते ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस ने नॉन कॉपरेशन का कंसेप्ट रख ही दिया सामने ला करके। आई बात समझ में? उसके बाद फरवरी 1920 में गांधी का सपोर्ट मिल गया। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल भी मिल लिए जॉइंट हिंदू मुस्लिम। उसके बाद मई में ये हरकतें हो गई, दो तुर्की के साथ ऑफिशियल काम हो गया और इधर से हंटर कमीशन की रिपोर्ट। उसके बाद जून इलाहाबाद 1920 खिलाफत कमेटी के द्वारा ऑफिशियली नॉन कॉपरेशन अडॉप्ट कर लिया गया और 1 अगस्त से फुल बैंग, 1 अगस्त 1920 से फुल बैंक के साथ गांधी ने नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट खिलाफत पार्टी के साथ मिलकर के की, खिलाफत मूवमेंट के लिए।
अब गांधी ने जब यहाँ पर जून 1920 में ये करवा लिया था तो उनके पास अब अगला एजेंडा क्या था, किसी भी तरह से कांग्रेस को इस एजेंडे के लिए तैयार करना था। जब कांग्रेस तैयार नहीं होगी तो ये काम कैसे चलेगा। कांग्रेस को तैयार करने के लिए देखिए जून 1920 में ये हुआ, 1 अगस्त से शुरुआत होनी थी फुल बैंक के साथ खिलाफत पार्टी की समर्थन में नॉन कॉपरेशन की। इसके लिए सितंबर 1920 में कोलकाता का स्पेशल सेशन बुलाया गया कांग्रेस का, इसे कहा गया कैलकाटा स्पेशल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस। जबकि कांग्रेस कब मिला करती थी, दिसंबर में, लेकिन स्पेशल सेशन सितंबर में बुलाया गया। ये सितंबर में का स्पेशल सेशन बुलाना गांधी के लिए आसान नहीं था। गांधी को उस समय में लोकमान्य तिलक से निपटना था। लोकमान्य तिलक 2 बातों में समर्थन में नहीं थे। सबसे पहली बात लोकमान्य तिलक की ये थी कि इस समय में हमें पूरे देशव्यापी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस लेवल का नहीं करना चाहिए क्योंकि देश अभी उतना प्रिपेयर्ड नहीं है। दूसरा उनकी शर्त ये थी कि मुस्लिमों को मैं साथ जोड़ना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी मुझसे ज़्यादा कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं 1916 के लखनऊ पैक्ट की तरह सेकुलर इशू पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहता हूँ, रिलीजियस इशू पे नहीं। ये खलीफा को गद्दी पे बैठाना एक रिलीजियस इशू है, अगर रिलीजियस इशू के नाम पर मुस्लिम सपोर्ट ले लेंगे तो ये बवंडर हो जाएगा। ऐसे में तिलक उनके खिलाफ थे, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सभी राज्यों में भी ये चीज़ करवानी थी तो वो राज्यों में भी इस चीज़ के एजेंडे को पास कराना था। लेकिन गांधी की राह एक पॉइंट पर आसान हो जाएगी क्योंकि 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। लोकमान्य तिलक के निधन हो जाने के बाद चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये कुछ मेन पर्सन हैं जो फिर गांधी के साथ समर्थन में आएंगे और इनकी जगह ले लेंगे यहाँ। लेकिन चित्तरंजन दास और इनका भी एक लेवल पर खिलाफत गांधी को मिलता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि जो कांग्रेस की प्रोविंशियल कमेटीज़ हैं, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी पीसीसी, उनको भेजा जाए कि वो क्या कहते हैं गांधी के एजेंडे के ऊपर। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ के पास ये एजेंडा गया। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ में से बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये प्रोविंशियल कांग्रेस और यूनाइटेड प्रोविंस, इन प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ ने लगभग एक स्वर में ये कहा कि बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स ठीक है, बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स ठीक है, बॉयकॉट ऑफ जॉब्स एक लेवल तक ठीक है, लेकिन इलेक्शंस का और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बायकॉट हम नहीं मानते। यानी कि ध्यान रखें, जो ओल्ड गढ़ थे, जो ओल्ड सेंटर्स ऑफ मॉडरेट्स थे, जो कांग्रेस के, जैसे कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, उसके मद्रास हो गया, ये बिल्कुल भी गांधी के प्रोग्राम के इस प्रोसेस के साथ सहमत नहीं थे कि भाई इलेक्शंस का या लेजिस्लेटिव काउंसिल का बायकॉट किया जाए। यूनाइटेड प्रोविंस भी इस मामले में रिजर्व था कि इस पे बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन जो नए राइज होकर के आ रहे थे, बिहार नया राइज होकर के आ रहा था, गुजरात इस मामले में नया एंटर हो रहा था, राजस्थान नया एंटर हो रहा था, पंजाब नया एंटर हो रहा था, आंध्रा नया एंटर हो रहा था। ये जो पंजाब, आंध्रा, गुजरात, बिहार, इन लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने कहा करो जो करना है, गांधी जो कॉल दे रहे हैं उसको सबको अपना लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बायकॉट करना है कर दो। हालांकि पंजाब और आंध्र इस मामले को लेकर के रिजर्व में थे कि उन्होंने कहा कि मौके के मुताबिक डिसीजन लेंगे, लेकिन फिर भी गांधी के समर्थन में एक लेवल पर ये नए राज्य जुड़े, ये नया कैडर जुड़ा। आई बात समझ में। ओल्ड कैडर गांधी के साथ नहीं, मदन मोहन मालवीय गांधी के साथ नहीं, एनी बेसेंट गांधी के साथ नहीं, ये क्लियर है। शुरुआत में चित्तरंजन दास ने, सीआर दास, जिन्हें देशबंधु मित्र भी कहा जाता है, पुरजोर खिलाफत की कि नहीं इलेक्शंस का आपको बायकॉट नहीं करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है। तो चित्तरंजन दास साथ नहीं, एनी बेसेंट साथ नहीं, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने तो पार्टी छोड़ करके चले गए थे वो लोग, ये लोग साथ में नहीं है। लेकिन गांधी के बारे में ये कहा जा रहा था कि गांधी कैसे मैनेज कर पाएंगे सितंबर के स्पेशल सेशन में अपने रेजोल्यूशन पास कराना। और लाला लाजपत राय इस बात के पूरी तरह खिलाफ थे कि ये इस समय में हमें इलेक्शंस बायकॉट यहाँ पर नहीं करने हैं। लेकिन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता का सेशन हुआ सेपरेट सितंबर 1920 में, और ओपन सेशन में गांधी 1000 वोटों से अपना रेजोल्यूशन पास करा गए। ओपन सेशन के अंदर गांधी ने 1000 वोटों की बहुमत के साथ अपना रेजोल्यूशन पास कराया, जिसे फाइनली अपने रेगुलर सेशन में कांग्रेस ने एंडोर्स किया। दिसंबर 1920 कांग्रेस का नागपुर सेशन, कांग्रेस के नागपुर सेशन में एंडोर्स कर दिया गया। चलिए, तो महत्व बनता है कांग्रेस का नागपुर सेशन समझने का। क्वेश्चन आता है एक्सक्लूसिवली जनरल स्टडीज प्रीलिम्स, पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए, देखिए कितने बार नागपुर सेशन पूछा गया है, क्योंकि नागपुर सेशन ने कांग्रेस को बदला। समझते हैं नागपुर सेशन में क्या क्या हुआ। सबसे पहले 2 चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है अगर आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझना चाहते हैं। नागपुर सेशन के अंदर स्वराज शब्द का जब जिक्र आया तो स्वराज का मतलब यहाँ पर कुछ इस स्टेटमेंट था, स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द एम्पायर इफ पॉसिबल देन विद इन द एम्पायर एंड आउटसाइड इफ नेसेसरी। अगर तो स्वराज, पहली बात स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, और दूसरी बात अगर एम्पायर के अंदर पॉसिबल हुआ तो ठीक है, वरना जरूरी लगा तो एम्पायर के बाहर भी। मतलब अरे क्या यार, वो डोमिनियन स्टेटस अगर तो चला ठीक है,
लेकिन अगर लगा डोमिनियन स्टेटस नहीं चल रहा है तो फिर डोमिनियन स्टेटस से बाहर। आई बात समझ में? तो ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब तक हम क्या करते थे, स्वराज हासिल करने के लिए तरीके कौन से थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया? ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट मेथड्स। नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट मेथड। जो भी तरीके विधि सम्मत लगेंगे वो करेंगे, शांतिपूर्ण होंगे, विधि सम्मत होंगे। लेकिन ये मत समझना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कि काउंसिलों में घुसेंगे या बिल लेकर के आएंगे या प्ली लगाएंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी लगेंगे पीसफुल और लेजिटिमेट ये लेकर के आएंगे। इसने कांग्रेस का स्टैंड पूरी तरह से चेंज करके दिखा दिया। इसके तहत अब नागपुर सेशन के अंदर जो रेजोल्यूशन लिया गया, उस रेजोल्यूशन में दो आपको एस्पेक्ट नजर आ जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट में आपको नजर आ जाएगा नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नेशनल एजुकेशन का नेशनलाइजेशन किया जाए पहले तो, और नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस को आप प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे। तो दैट वाज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। सेकंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस गुड्स। इंडिजिनियस गुड्स का प्रमोशन करिए। देखिए कोई भी प्रोग्राम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप उसमें अल्टरनेटिव्स नहीं प्रोवाइड कर रहे। ब्रिटिश गुड्स को आप अपोज करेंगे तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? इंडिजिनियस गुड्स का प्रमोशन भी तो होना चाहिए। थर्ड एस्पेक्ट, पॉपुलराइजेशन ऑफ चरखा एंड द खादी। चरखा, करघा, करघा माने होता है वो हैंडलूम्स, हथकरघा कहते हैं ना उसको, और चरखा मतलब जो चरखा, जो स्पिनिंग व्हील। तो चरखा, खादी, इनको प्रमोट किया जाए, इनको पॉपुलराइज किया जाए। मतलब क्या है? लोगों के अंदर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर के आना, और इंडियन रूरल बेस को, इंडियन रूरल इंडस्ट्री को वापस से जागृत करना और आगे बढ़ाना, ये इसका मुद्दा था। एनरोलमेंट ऑफ वॉलेंटियर कॉप्स, वॉलेंटियर कॉप्स भर भर करके भर्ती किए जाए जो कांग्रेस का समर्थन करे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस ने अपना सब्सक्रिप्शन 21 साल से ऊपर औरत मर्द कोई भी हो उसके लिए खोला, उसे कम करके 4 आने पे ले आए पूरे साल का, यानी कि 25 पैसे। और कांग्रेस के इस समय कांग्रेस के साथ कितने लोग जुड़े? 50 लाख लोगों ने कांग्रेस को सब्सक्राइब किया, 50 लाख सब्सक्राइबर। पहले तो 21 साल से ऊपर औरत मर्द दोनों। दूसरी सबसे बड़ी बात, 4 आना, 25 पैसा सिर्फ पूरे साल का, और 50 लाख सब्सक्राइबर जोड़े। तो वॉलेंटियर कॉप्स बड़े पैमाने पर खड़े किए जो कि कांग्रेस के एजेंडे को आगे लेकर के जाए। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव फंक्शन में बायकॉट ऑफ द लॉ कोर्ट्स। लॉ कोर्ट्स को बायकॉट करो और आर्बिट्रेशन कोर्ट्स बनाओ, यानी कि पंचायतों को कहो कि वो आपस में मध्यस्थता करें। तो वाया द वे ऑफ मीडिएशंस, वाया द वे ऑफ आर्बिट्रेशंस अपने मुद्दे हल करो, लेकिन इनकी कचहरियों में नहीं जाना है। बायकॉट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को छोड़ो और वापस आओ। सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, जिनको भी टाइटल्स दिए गए, जिनको भी ऑनर्स दिए गए, सारे सरेंडर कर दो। बायकॉट ऑफ इलेक्शंस, नवंबर 1920 में 19 मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के मुताबिक जो चुनाव होने वाले हैं, इनका बहिष्कार कर दो। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश एंड फॉरेन गुड्स, ब्रिटिश और फॉरेन सारी गुड्स का बायकॉट कर दो, बहिष्कार कर दो। बायकॉट ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस, जितने भी ऑफिशियल फंक्शंस आपको दिए गए हैं, चौकीदार हो, पुलिस हो, मिलिट्री में हो, कुछ भी हो, सब छोड़ दो, कोई काम मत करो। मतलब गवर्नमेंट को हेल्पलेस कर दो कि गवर्नमेंट हिल ही ना पाए, पूरी तरह से एकदम खत्म करके रख दो। ये हो गए कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इसके अलावा कांग्रेस, इस जो कांग्रेस आज आपको दिखती है, ये कांग्रेस 1920 के नागपुर सेशन की कांग्रेस है। कैसे? कांग्रेस के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहते थे कि कांग्रेस एक फुल ईयर पार्टी नहीं है, कांग्रेस जनता की पार्टी नहीं है, कांग्रेस एजेंडे ओरिएंटेड पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने अपनी 1888 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट कि कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है, कांग्रेस एक चितपावन ब्राह्मणों की पार्टी है, कांग्रेस एक एलिटिस्ट सेक्शन की पार्टी है। कांग्रेस ने नागपुर सेशन में अपने ये सारे टैग उतार करके फेंक दिए और कांग्रेस ने बताया कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अल्टीमेटली नागपुर सेशन में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, और कांग्रेस के इस बदले हुए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अब कांग्रेस क्या करेगी? सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। अब कांग्रेस टाउन से लेकर के विलेज तक एक्सपेंड हुई, यानी कि सबसे पहले आपको विलेज लेवल कमेटी मिलेगी, इसको कहेंगे आप विलेज लेवल कमेटी, विलेज लेवल वर्किंग कमेटी। इसके अलावा कौन मिलेगी आपको? विलेज के बाद सीधी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्किंग कमेटी, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्किंग कमेटी, इसके बाद प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी, इसके बाद ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी। 350 मेंबर की ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी बनाई। ये सुप्रीम बॉडी थी, वो सुप्रीम बॉडी जो किसके ऊपर काम कर रही है, ध्यान से देखिए। इसके अलावा कांग्रेस की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जिसको नाम दिया गया था मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो 15 मेंबरी थी, जिसमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज आकर के बैठते थे। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी इसलिए बोली गई क्योंकि ये सारा साल काम करती थी, कांग्रेस के एनुअल सेशन में लिए सारे एजेंडों को पूरा साल लागू कराती थी, सारे इंपॉर्टेंट निर्णय लेती थी, और इसके इन निर्णयों को अच्छे से जांचना, इसकी वर्किंग को देखना, इसके सारे एक्शंस को देखने का काम कांग्रेस की ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी AIWC
ये चेक करती थी, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, तो आज अक्सर आप कांग्रेस में ये वर्ड सुनेंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, तो ये CWC नागपुर में बनी, AICC नागपुर में बनी, AICC 350 मेंबरों की, CWC 15 मेंबरों की, AICC उस कड़ी का हिस्सा है, विलेज कमेटी, सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ये सीक्वेंस में चलेंगे आप। तो देखिए सेंटर से बिल्कुल विलेज तक आपने पूरा अपना ताना बाना बचा करके रख दिया। ये पहली चीज़, वर्किंग कमेटी बना दी। दूसरी चीज़, चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी मिल गई जो अब तक नहीं थी, साल बाद मिलते थे 3 दिन के लिए, उसमें एजेंडा ले लिया, कौन पैरोकारी कर रहा है उसकी, कौन पैरवी कर रहा है, वो लागू हो रहा नहीं हो रहा किसको पता, आम जनमानस में जा भी रहे हो कि नहीं, कैंपेन हो भी रहा कि नहीं, सब्सक्रिप्शन पहले महंगा हुआ करता था, ये सारे बैरियर आपने तोड़ दिए और ये आपने खत्म। इसके अलावा आपने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी PCC में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला करके रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक। अब प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पे होंगी, मतलब उनका जो जोग्राफिकल टेरिटरी होगी वो लैंग्वेज बेसिस पर होगी। इसका उद्देश्य क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैंग्वेज के माध्यम से कांग्रेस से जोड़े जा सकें। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कांग्रेस ने कोशिश की कि हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाए, और ये नागपुर सेशन ही है जहां से ये हिंदी तमिल वाला बीजारोपण हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस, अब तक आरोप ये लगता था कि एलीट एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम स्पीकिंग क्लासेस और द हिंदी स्पीकिंग मासेस के बीच में कोई कोलैबोरेशन ही नहीं हो पा रही। तो कांग्रेस ने कोशिश की कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे और इसके तहत मासेस तो जोड़े, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड एरिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा हिंदी हार्टलैंड एरिया तो जुड़ा, लेकिन इसके अलावा वो जो एक दक्षिण टूटा, वो टूटा ही टूटा। आई बात समझ में? तो ये यहाँ से लड़ाई एक आगे तक बढ़ गई। ये सारे बड़े परिवर्तन कांग्रेस ने इस नागपुर सेशन के तहत अपने अंदर किए। इसके तहत ऑल इन ऑल कांग्रेस का एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए नागपुर सेशन को अगर हम बताएं तो वो चेंजेस के लिए जाना जाता है। चेंजेस कैसे? चेंज एम में, इस बार एम चेंज थे। क्या चेंज थे? इस बार का एम सेल्फ गवर्नमेंट था, और वो सेल्फ गवर्नमेंट इस बार का स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट था, और वो सेल्फ गवर्नमेंट इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ही नहीं था, वो किसी भी लेजिटिमेट मीन्स के तहत था, और वो सिर्फ एम्पायर के अंदर नहीं था, नेसेसरी होने पर एम्पायर के बाहर भी था। चेंज्ड मेथड्स, इस बार आप प्रेयर, पिटीशंस, प्लीज नहीं करने वाले थे, डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं करने वाले थे। इस बार आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, जिसे आपने बॉयकॉट एंड नॉन कॉपरेशन कहा। बॉयकॉट के तहत ये सारी चीज़ें, बॉयकॉट और नॉन कॉपरेशन के तहत आप कोई जॉब नहीं करेंगे, आप किसी तरह के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप किसी तरह के रेवेन्यू और बाकी चीज़ों में समर्थन नहीं देंगे, पे नहीं करेंगे। तो इस तरह से असहयोग और बॉयकॉट और सिविल डिसोबीडियंस, अवज्ञा, ये तीनों चीज़ें साथ लेकर के यहाँ पर चली गई। चेंज्ड लीडरशिप, बाल गंगाधर तिलक के चले जाने के बाद इस बार लीडरशिप चेंज हो चुकी थी। कांग्रेस को इस बार लीडरशिप मिली थी महात्मा गांधी की। तो पिछला एक अध्याय खत्म हुआ, एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो इस बारे में ये कहा जाता है कि एक दौर का अंत हुआ तिलक के साथ, एक नए दौर का उदय हुआ गांधी के साथ। चेंज्ड स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज जो कि ज्योग्राफिकल थी, अब लैंग्वेज बेस्ड कर दी गई। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो विलेज लेवल पे नजर नहीं आती थी, जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नजर नहीं आती थी, सीधे प्रोविंस पे चलती थी, उसे टाउन से लेकर के गांव तक बढ़ा दिया। जो कांग्रेस की कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नजर नहीं आती थी, उसे बना दिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 मेंबरी, और 350 मेंबर की एक ऑल इंडिया कमेटी जो उस पर सुपरविजन रखेगी। इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज था, ये सारा कंसेप्ट चल रहा था। आई बात समझ में? इतनी कहानी क्लियर? यही सारा मैंने आपके सामने लिखा है। ओके, अब थोड़ा सा खिलाफत मूवमेंट को समझ लेते हैं। देखिए, खिलाफत मूवमेंट के तहत खिलाफत पार्टी की मांगे क्या थी? खिलाफत पार्टी की 3 मुख्य मांगे थी। सबसे पहली मांग खिलाफत पार्टी की अंग्रेजों से क्या थी? जो अंग्रेजों ने बिट्रेयल किया है, इसलिए खिलाफत पार्टी ने फिर इतना मूवमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। सबसे पहली खिलाफत पार्टी की मांग ये थी अंग्रेजों के सामने कि पहली चीज़ आप ये करेंगे कि जब वर्ल्ड वार 1 के बाद जो भी नतीजे आपके आएंगे, जो भी आप करेंगे, उसमें आप एक चीज़ करेंगे कि तुर्की के खलीफा के पास सेक्रेड प्लेसेस की कस्टडी होगी। ये आप कमिट करेंगे, ये आपका प्रॉमिस होगा। दूसरी मांग उन्होंने की कि तुर्की के खलीफा के पास इतनी की टेरिटरी आप छोड़ेंगे कि वो अपना निर्वहन कर सकें और सेक्रेड प्लेसेस और मुस्लिम कल्चर, कस्टम, मैनर को प्रिजर्व कर सके। इतनी टेरिटरी आप छोड़ेंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि इतने को सॉवरेन राइट आप मुस्लिम्स को देंगे कि मुस्लिम को जजीरात उल अरब बनाने का मौका मिले। तो जजीरात उल अरब को आप नहीं छेड़ेंगे। इस जजीरात उल अरब के अंदर क्या आ जाते हैं? सीरिया आ जाता है, इराक आ जाता है, पैलेस्तीन आ जाता है। तो सीरिया, इराक, अरब, पैलेस्तीन, ये जजीरात उल अरब था। ये जजीरात उल अरब में मुस्लिम्स का सॉवरेन रूल होगा।
ये 3 मांगे लेकर के खिलाफत पार्टी खड़ी थी। पहला मैंने आपको बताया सेक्रेट प्लेसेस की कस्टडी, दूसरा मैंने बताया इतनी की टेरिटरी दे देना कि अपनी इज्जत से अपने कस्टम कल्चर मैनर और सेक्रेट प्लेसेस को बचा के, तीसरा जजरात उल अरब दे देना, यानी कि सीरिया, अरब, पैलेस्तीन, इराक, ये सारे चारों क्षेत्र मिलाकर के जजरात उल अरब हम बनाएंगे, इस पर सॉवरेन कंट्रोल होगा मुस्लिम्स का। तीनों ही मांगों को सिरे से खारिज कर दिया अंग्रेजों ने, उनका कोई जजरात उल अरब भी नहीं होगा और किसी तरह की कोई रिलीजियस कस्टडी भी नहीं मिलेगी और किसी तरह से कोई हम सॉवरेन इस तरह की टेरिटरी भी हमारा ठेका नहीं ले रखा हमने कि भाई हमको उसको बचाने के लिए दिए। तो इसके खिलाफ फिर खिलाफत पार्टी की एजिटेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हुई थी, जो मैंने आपको भी बताया, वो सारी टाइमलाइन मैंने आपको बताई। ऐसे में अब हम जब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन को समझ रहे हैं तो हमें खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन को फेजेस मैनर में समझना होगा। जब हम फेजेस मैनर में नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनेगा। फेजेस मैनर में इसके ऑल इन ऑल 4 फेजेस ट्रेस होते हैं। चलिए फेज मैनर में देखते हैं। सबसे पहला फेज इसका क्या कहता है। सबसे पहला फेज, फर्स्ट फेज, जनवरी से मार्च 1921। जनवरी से मार्च 1921 क्यों नहीं होगा? जनवरी से मार्च 1921 क्यों नहीं होना चाहिए? दिसंबर 1920 में तो कांग्रेस के नागपुर सेशन में इसे पूर्ण रूप से संवैधानिक नियम के तहत आगे बढ़ाया गया। तो फिर दिसंबर के बाद कौन सा महीना आता है? जनवरी। और दिसंबर कौन सी थी? 26। और 26 दिसंबर के बाद जनवरी से शुरुआत होगी, यही मानोगे? तो इस तरह से आज आपके दिमाग में टाइमलाइन फिट हो गई पूरी। 1919 खिलाफत पार्टी बनी शुरुआत में, मार्च, अप्रैल, मई हसरत मोहानी, हाकिम अजमल खान लगातार मांगे, समय आगे बढ़ा। नवंबर 1919 ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, नॉन कोऑपरेशन का पहली बार जिक्र। फरवरी 1920 गांधी ने भी कहा नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। मार्च में प्रतिनिधिमंडल सर वाइसरॉय से, फिर प्रतिनिधिमंडल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज से, फिर मई में ट्रीटी ऑफ स्वेरेस और हंटर कमीशन रिपोर्ट। उसके आक्रोश में, उसके गुस्से में जून इलाहाबाद सेशन, खिलाफत पार्टी की नियम नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। उसके बदले गांधी अब कांग्रेस को साथ लेकर के आएंगे। कब? सितंबर कलकत्ता स्पेशल सेशन। और इसके बाद उसको मोहर लगेगी कब? दिसंबर के रेगुलर सेशन में। और उसके बाद फेज स्टार्ट तो हो गया 1921 से। और इसी बीच एक घटना ये भी हुई थी कि 1920 में नवंबर में चुनाव थे। 1920 नवंबर में चुनाव थे, चुनाव का बाइकआउट हुआ क्योंकि पहले सितंबर में सेशन हो तो गया था कलकत्ता का, चुनाव का बहिष्कार हो गया। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। चलिए अब हम समझते हैं फेज़ 1। फेज़ 1 1921 में माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया है? बाइकआउट करिए स्कूल। अभी देखिए ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट नहीं हो रहा है, देखिए बाइकआउट करिए स्कूल्स, बाइकआउट करिए कॉलेज, लॉ कोर्ट्स और चरखा। सबसे पहले तो बच्चों का, लोगों का स्कूल कॉलेज छुड़वाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज छुड़ाना पड़ेगा। जन जागृति चेतना, इधर से पहले ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट करने बैठ जाए तो फिर तो काम हो गया आपका। बाइकआउट्स ऑफ द ब्रिटिश गुड्स देखिए बहुत बार जाकर के आ रहा है। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड जुलाई 1921 से आगे जाकर के आ रहा है। ये फेज 3 में एंटर हो रहा है। फेज 1 के तहत आपने स्कूल्स का बाइकआउट कर दिया, ये पहली चीज। कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स और चरखे का इस्तेमाल बढ़ाया। ब्रिटिश गुड्स का इधर से बाइकआउट कर दे और उधर से कपड़ा कोई शरीर पे ना हो, उधर से चरखे चुरखे हो ना और बैठे रह जाओ। समझ में आ रही बात? सारे प्लान बनाने पड़ते।